रात के 2 बजे का वक्त होगा। शादी प्यास से मेरी आंख खुल गई। आरिफ सो रहे थे और उनको जगाना मुनासिब नहीं लगा। सामने टेबल पर रखा जग खाली था। मैं जग लेकर किचन की जानिब बढ़ी। एक आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए। वो शायद किसी के हिचकियों के साथ रोने की आवाज थी। मैं आगे बढ़ी, आवाज और तेज होती चली गई। मेरे कदम अम्मा के कमरे की तरफ थे। मैं बढ़ती जा रही थी। जरा सा दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। कमरे के बीच जानमाज बिछाए अम्मा जोर जोर से रो रही थी। उनके दोनों हाथ बुलंद थे, कांपते होठ पर ना जाने कौन सी दुआएं मचल रही थी। अभी शाम तक तो ठीक दिखाएं। अब उनका चेहरा झुर्रियों जैसा दिखाई देने लगा था। ये मंजर मुझे मानुस सा लगा। अभी चंद दिन पहले की बात थी। अम्मा का चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। बार बार किचन आकर मुझे खाने के मुतालिक हिदायत दे रही थी और खुद भी छोटे मोटे काम कराना शुरू कर रही थी। मेरा नाम सबा है, मैं अपने खानदान की बड़ी बहू है और अम्मा जो कि मेरे शौहर की अम्मा है, उनको हम सब प्यार से बेबे कहते हैं। अम्मा बहुत अच्छी खातून है, लेकिन अपने छोटे आसिफ से बहुत प्यार करती है, जो कि वो घर पर नहीं रहते और ये उनकी आमद की खुशी मनाई जा रही थी। मुझको उनकी बेताबी देखकर अजीब सी चिढ़ हो रही थी। ये नहीं कि मैं काम छोड़ती या मेहमान नवाज नहीं थी। घर में जितने भी मेहमान आते मैं हमेशा उनका वेलकम करती, लेकिन आसिफ और उसकी बीवी राबिया के आने की खबर सुनकर मेरा मूड ऑफ होने लगता। बेबी के छोटे बेटे और उनके प्यारा लाडली थे। उनके आने की खबर सुनकर बेबे की सालों साल उदासी का रंग खत्म हो जाता है। मैं जितनी भी खिदमत कर लेती, याद मेरी अम्मा को वहीं रहते हैं। इस बात पे मैं तब जाती, खिदमत में करूं और दुआ वो मुफ्त में वसूले। सारा गुस्सा आरिफ के सामने निकल जाता। तुम्हें दुआ के लिए कहने की जरूरत नहीं पगली हो। मुझे प्यार से समझाते तो मेहनत के बदले में भी सवाब मिल जाएगा। अम्मा को पता है कि वो नालायक है, उन्हें दुआ की ज्यादा जरूरत है। नर्म मिजाज मेरे शौहर मोहब्बत से मुझे समझाते। बहलाए ना मुझे आरिफ, मैं और रूठ जाती। अगर उनको नालायक मनाती तो यूं उनके आने पर खुश ना होती। साफ नाराजगी जाहिर करती और मंत्र जरूर देती। वो मुस्कुरा देते, माँ नाराज नहीं हुआ करती। मुझसे तो हर वक्त नाराज रहती है अम्मा, मेरी सास है वो। सास, मैं मुंह बना लेती। जिसको तुम नाराजगी कहती हो वो मान है, उन पर उनको गुरूर है। वो प्यार भरा मान जो वो तुम पर करती हैं, क्योंकि वो जानती है राबिया का उनकी बातों का असर नहीं होता। लेकिन तुम उन्हें कभी मायूस नहीं करोगी, तो उनकी बेटियों की तरह हो। बेटी हूँ लेकिन बहू ही नजर आती हूँ। उनको बड़ी बहू मैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। पता है मुझे क्या लगता है आरिफ, थक हार कर मैं उनके करीब आ जाती। हाँ, क्या लगता है? वो मेरा हाथ थामते हुए नर्म लहजे में पूछते हैं। मैं बोली, आप यह मोटी मोटी किताब सिर्फ मेरी बातों का जवाब देने के लिए पढ़ते हैं। कभी जो मुझे जीतने दिया हो मैं मुंह बनाते हो बोलती और वो कह कहा लगाकर हंस पड़ते। मेरे शौहर थे ही ऐसे, मेरा मूड ठीक कर दिया करते। बहुत फर्माबरदार माँ के लाडले ना सही माँ को जरूर सिर का ताज समझते थे। अम्मा भाभी ने तो घर बहुत खूबसूरत सेट कर लिया है। राबिया ने घर में ताक झाक शुरू कर दी। अम्मा उसकी बात पर मुस्कुराती। मेहनत भी इतना करते हैं मियाँ बीवी, एक पल जो आराम से बैठते हो। दिन रात आने वाले बच्चों के कल से जुड़े लिए है इन दोनों ने, अम्मा ने हमारी तारीफ करते हुए कहा। फिर एकदम वो आरिफ से कहने लगी, तू कैसा है, दुकान कैसी जा रही है? अम्मा ने आरिफ के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तबीयत तो इनकी ठीक नहीं रहती। दुकान क्या खाक चलती, ऊपर से कर्जा चढ़ गया है। राबिया ने एक बार नाकामियों का रोना शुरू कर दिया। ये पहला कारोबार नहीं था, ये इससे पहले भी कई बार किस्मत आजमा चुके थे, लेकिन दोनों के फिजूल खर्च के बाइस रकम बचने के बजाय डूब जाती थी। अम्मा के हाथ एकदम रुके थे। दुकान ना चली खैर है, कर्ज लेने की क्या तुक बनता है, मैं भी हर महीने कुछ ना कुछ भेजवा देता हूँ। जमीन की रकम भी आ जाती है, इसमें हमारा गुजारा हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता है? हम सबको गुस्सा आने लगा। तो हम कौन सा अय्याशी करते हैं भाई, यही बच्चों के रोजमर्रा के खर्चे और तालीम। राबिया तल्ख लहजे में बोली, भाभी आपके 2 बच्चे हैं, हमारे 5 है, खर्चे भी ज्यादा है। आसिफ से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब चुप क्यों बैठे हो? राबिया ने आरिफ के
तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, जो बात करने आए हो साफ साफ कह दो। वो आरिफ को उकसाने लगी, बातें भी हो जाएगी, पहले खाना तो खा लो। अम्मा का दिल ना जाने क्यों अलग अंदाज में धड़कने लगा था। जाओ बेटा खाना लगा दो, अम्मा ने मुझसे कहा। मैं सर हिलाकर अंदर चली गई। ना अम्मा खाने का छोड़ दो, अब खाना नहीं खाना, मेरा ख्याल है पहले काम की बात कर ले। आरिफ का झुका और लहजे अजीब बोल रहा था। साफ साफ बात करो आरिफ, इस बार तुम्हारा क्या मसला है? आसिफ ने इस बार थोड़ा तीखे लहजे में बोला। ना अब हमारा गुजारा नहीं होता, बस इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि नहर वाली जमीन बेच दे। आरिफ तो अपनी जगह उठ खड़े हो गए। तेरा दिमाग खराब है, अपने पुरखों की जमीन बेचेगा? माँ को भी गुस्सा आ गया। पुरखों से ज्यादा जिंदगी हम हैं बेबे। मेरा भी दिल करता है कि भैया और भाभी की तरह हमारा भी अच्छा घर हो, बच्चे अच्छी तालीम हासिल करे। राबिया ने आसिफ के झुके सिर को देखते हुए खुद बात संभाली। हाँ तो भैया और भाभी की तरह मेहनत करो ना, बच्चों का हक क्यों मांग रहे हो? अम्मा पहली बार तल्ख हो गई। अम्मा राबिया से इस तरह बात ना करे वरना मैं। आरिफ का झुका सिर एकदम उठ गया। राबिया के लबों पर फतेहाना मुस्कान उभरी। अम्मा तो बेटे का चेहरा देखती रह गई। वह बेटा जिसके नाज नखरे उठाती थी, जिसके आने का इंतजार करती थी, आज वही बेटा अपनी बीवी के लिए हाथ उठा रहा था। और फिर मैं बस आपको बताने आया था कि मुझे चाहिए तो चाहिए। वो उठ खड़ा हुआ। तुम अब इस लहजे में बात करोगे हमसे? आरिफ अब गुस्से से कांपने लगे। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जिस तरह गुजारूं। आप लोग कौन होते हैं मुझ पर या मेरे घर वालों पर हुक्म चलाने वाले? मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। आसिफ का लहजा बहुत तल्ख हो गया था। आसिफ अब सोच से उसे देखते रहे। शर्म कर, तेरे अब्बा के बाद तेरे भाई ने तुझे इतना बड़ा किया है, तेरी शादी करवाई है, तुझे अपना घर दिया है, तुषार को संभाले हुए हैं, और ये सब तेरे भाई के वजह से है, तू जिस पर फक्र कर रहा है। अम्मा ने उसे शर्म दिलाई थी। अम्मा सारी उम्र तो मेरे साथ ऐसे ही ज्यादती करती रही हैं। आपने दुआ तो सिर्फ अपने बड़े बेटे और की बीवी को ही दी है। बाहर से आती मैं हैरत से उसके अल्फाज सोने लगी। मैं और मेरी बीवी तो पहले रोज से ही आपके लिए बस काटे थे, मेरी ही गलती है, कभी दीवाना बार यहाँ भागा चला आता हूँ। आरिफ ने गुस्से में कहा। चलो राबिया, मौत तक अब इस घर में कदम नहीं रखना हमने। उसने पल में फैसला सुना दिया। बीवी का हाथ थामा और चल पड़ा। मेरे शौहर खामोश रहे। अम्मा दरवाजे तक उसके पीछे जाकर रोकती रही, लेकिन वो अम्मा की बात पर नहीं रुका। बेटी के जाने के बाद अम्मा रोते हुई कमरे में चली गई, और अब वो रात के वक्त रोहित रही थी। मैं उनका चेहरा देख रही थी। अम्मा की ऐसी हालत मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं हमेशा सोचती रही कि वो हमारे साथ नाइंसाफी करती है, लेकिन आरिफ ठीक ही कहते थे कि वो मुझे अपना सब कुछ समझती है, मुझ पर मान करती हैं। और आज उनके छोटे बेटे और बहू ने उनका मान तोड़ दिया था, उनके गुरूर को तोड़ दिया था। उन्होंने उसे कभी वास्ता रखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मोहब्बत की मारी ममता हमेशा इस बात के इंतजार में बैठी रहती कि बेटा लौट कर आएगा। मैं आरिफ के पास गई। मैंने कहा, आरिफ ये जमीन का क्या मसला है? आखिर आप लोग आसिफ को जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो पुरखों की जमीन है, दादा और परदादा के जमाने की। उसका किराया मेरे पास भी आता है और मैं अपने भाई को भी देता हूँ, लेकिन वो कहता है जमीन को बेच दे, तो क्यों ना आप उसको बेचकर बराबर बराबर हिस्सा कर दें। मैंने ऐसे ही कहा। उन्होंने ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? वो नहीं बेचने देगी, वो आपका छोटा भाई है। अम्मा उससे प्यार करती है, अगर वो चला गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। और अम्मा उससे नाराज इस दुनिया से चली गई तो फिर आप भी शर्मिंदा होंगे और मैं भी। मेरी बात पर आरिफ करने तो वजू करने लगे। उन्होंने कहा, बात तो ठीक कहती हो, चलो मैं अम्मा से रात में बात करता हूँ। दूसरे दिन आरिफ ऑफिस से आने के बाद आरिफ अम्मा के पास चले गए और घंटों उनके पास बैठे रहे। मैं इंतजार करती रही कि अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। रात के 1 बजे आरिफ कमरे में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। मैंने कहा, आरिफ क्या हुआ, आप रोकर आ रहे हैं? हाँ अम्मा, टूट गई है, बहुत ज्यादा। कैसी है कि कोई जरूरत नहीं है उस इंसान कुछ देने की, आसान फरामोश है, कुछ भी ले लेगा।
सुधरेगा नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट तो करते, उनसे कह देते कि शायद आसिफ सुधर जाए। मैंने अम्मा से कहा है तो इस बात पर राजी हुई है कि कल आसिफ और उसकी की बीवी को बुला लिया जाए, तुम और मैं भी साथ में ही बैठेंगे। वकील को बुलाया जाएगा और फिर दोनों की रजामंदी से जमीन का हिस्सा बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। अम्मा नहीं चाहती कि उनके मरने के बाद हम दोनों को इस लड़ाई झगड़े में पड़ना पड़े। जायदाद के सिलसिले में भाई लड़ते ही है, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। चलिए कल का इंतजार करते हैं। दूसरों रोज आसिफ और उसकी बीवी राबिया घर आ गए। अब मैंने कहा, मैं पूरे होशो हवास में अपने दादा परदादा की जमीन तुम लोगों के हवाले करती हूँ। तुम दोनों भाई के दरमियान ये जमीन बांट दी गई है और आइंदा इस बात पर कभी लड़ना नहीं। यह मेरी है तेरी है। आसिफ जो अम्मा का चेहरा देख रहा था, उसने कहा, अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं कल आपके साथ सख्त बदतमीजी करके गया हूँ। असल में आपने मुझे अलग कर दिया, मैं वहाँ बड़ी मुश्किल से वक्त गुजरता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके करीब भी आ सकता हूँ। अम्मा ने कहा, लेकिन तुम्हारी ये बीवी, ये तो हमें पसंद नहीं करती है। अब तुम बड़ी बहू को ही देख लो, ये हमारी खिदमत करती है, बेटियों की तरह रहती है, वो भी तो बहू ही है ना। राबिया भी शर्मिंदा लग रही थी। शायद अम्मा ने जो रात के वक्त दुआ की थी, उस दुआ का असर हो गया था। राबिया ने कहा, अम्मा मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग मिलकर यहाँ पर रहेंगे और आपसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। मैं हैरान होकर राबिया को देख रही थी। ये कुत्ते की टेढ़ी दुम सीधी कैसे हो गई? मुझे शक तो हो रहा था, लेकिन मैं खामोश रही। अम्मा तो अम्मा थी, दोनों बेटे एक साथ आ गए। अब दोनों भाई जिनके दरमियान जमीन तकसीम हो चुकी थी, अब दोनों अपने अपने खेत पर काम किया करते थे। आरिफ ने जॉब छोड़ दी थी और अपनी ही खेती बाड़ी कर रहे थे। कुछ दिन तो पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे कुछ महसूस होने लगा है कि रात की पहर राबिया अम्मा के कमरे में जाती है दूध का गिलास लेकर और फिर वापस आ जाती है। जब दूध का गिलास खाली हो जाता तो वापस आ जाती है। मैं समझ रही थी कि अम्मा की खिदमत करती हैं। जो काम मैं किया करती थी वो कर रही है, लेकिन कुछ दिनों से अम्मा की तबीयत कुछ निढाल सी लग रही थी, जैसे वो बेहोशी में जा रही हो। मैंने कहा, अम्मा डॉक्टर को दिखा देते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों लगता है नींद आती रहती हो। मुझे पहले ही शक था, लेकिन अगर मैं इस बार तो सबके सामने ले आती भी तो मैं ही पकड़ी जाती हो। मेरे शौहर चाहे कितने भी गुस्से के तेज क्यों ही ना हो, वो मुझे ही डांटते, अपने भाई को नहीं, ना ही अपनी भाभी को। मैं अम्मा को डॉक्टर के पास ले गई और मैंने जबरदस्ती डॉक्टर से कहा कि इनका टेस्ट कीजिए। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए जानती थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जब उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनको दूध के गिलास में स्लो जहर दिया जा रहा है। वो जहर जो आहिस्ता आहिस्ता असर कर रहा था और 1 महीने के अंदर अम्मा इस दुनिया को छोड़ देती। अब अम्मा से पूछा गया, क्या अम्मा दूध का गिलास कौन आपके पास लेकर आता है? अम्मा ने कहा, राबिया। राबिया पकड़ी जा चुकी थी। आरिफ गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, बताओ तुम मेरी माँ को जहर क्यों दे रही थी? तो उसने कहा, दरअसल जब उस दी आपसे लड़कर हम चले गए तो मैंने अपने शौहर से कहा कि इस तरह लड़कर ना जायदाद मिलेगी ना जमीन मिलेगी। हम ऐसा करते हैं, अम्मा जो कि आपसे इतना प्यार करते हैं, उनको ही अपनी बात में उलझा लेते हैं और वो एक ना एक दिन आपको माफ कर देंगी और सारी जायदाद आपके पास आ जाएगी। बस यही सिखाकर मैं आसिफ के साथ घर आ गई और अम्मा को मैं आहिस्ता आहिस्ता जहर देने लगी। तो इससे तुम्हारा क्या फायदा था? उसके बाद ये होता कि आसिफ किसी भी तरीके से सारी जायदाद अपने नाम कर लेते और जो जायदाद अम्मा के नाम है वो आसिफ के नाम हो जाती, क्योंकि मैंने अम्मा के हाथ से एक खत लिखवा लिया था। अम्मा अब बताइए क्या करना है इनका इलाज? बेटा मैं तो अपना बेटा मानती ही नहीं हूँ और यह बहू जो मुझे जहर दे रही थी, ये तो मेरी बेटी बनने के लायक भी नहीं है। इसे कहो इस घर को छोड़कर चले जाएं और उनके नाम जो भी जायदाद है वो हम उनको दे देंगे। इनका जो भी हिस्सा बनता है इनके मुंह पर मारो और उनको चलता करो। उसके बाद वो लोग हमारे घर को छोड़कर चले गए। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी कि ये रात मैंने मुंह से नहीं उगला, बल्कि इस राज को खोलने वाली खुद राबिया थी। जाए शादी।
پھر میں نے اور عارف نے سکون کی سانس لی۔ دوستوں، کہانی پسند آئی ہو تو انجان وائس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبائیں، کیونکہ نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ پھر ملیں گے ایک دلچسپ